नमस्कार, मैं पवन कुमार प्रवीण एक बार फिर आप सभी को निर्माण आईएएस एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज की मेरा जो सेशन है वो वर्ल्ड इतिहास के फ्रांसीसी क्रांति का लेक्चर 2 है। यदि आप फ्रांसीसी क्रांति के लेक्चर 1 को नहीं पढ़े हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के लेक्चर 1 को आप देखें, उसको समझें। क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में मैं फ्रांस की क्रांति के पृष्ठभूमि पर और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किए थे। आज मैं फ्रांस की क्रांति के थोड़ा सा पृष्ठभूमि पर बात करने के बाद फ्रांस के क्रांति के लिए क्या क्या उत्तरदायी कारक थे और कौन कौन से उत्तरदायी कारक थे उस पर हम चर्चा करेंगे। इस उत्तरदायी कारक में आप देखेंगे तो राजनीतिक कारक, सामाजिक कारक और सामाजिक कारक में फिर पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और साधारण वर्ग पर बात करेंगे। इसके अलावे धार्मिक कारण, क्रांति में विचारकों की क्या भूमिका थी, जैसे हॉब्स, लॉक, रूसो और ख़ास करके मोंटेग्यू और वॉल्टेयर की क्रांति के में क्या भूमिका थी। अन्य कारक में देखेंगे कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। इसके अलावे अंतिम जो कारक है तत्कालिक कारण पर हम बात करेंगे। तत्कालिक कारण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से झारखंड पीजीटी के जो अभी एग्जामिनेशन है उसमें प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी का तैयारी झारखंड पीजीटी का जोरों शोरों से चल रहा होगा। और इसी क्रम में आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ फ्रांस की क्रांति। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। फ्रांस की क्रांति में आप देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति में कहता है विश्व इतिहास में फ्रांस की क्रांति उन महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है जिन्होंने आधुनिक युग में मानव जीवन एवं समाज को सर्वाधिक प्रभावित किया है। यानी फ्रांस की जो क्रांति है वो विश्व इतिहास की एक उन महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है जिन्होंने आधुनिक युग में मानव जीवन और समाज को सर्वाधिक प्रभावित किया है। 1789 में शुरू हुई फ्रांस क्रांति ने न केवल फ्रांस अपितु समस्त यूरोप के जनजीवन में आमूलचूल परिवर्तन ला दिया, किंतु इस क्रांति में बहुआयामी सकारात्मक परिवर्तन के साथ ही कुछ नकारात्मक एवं विवादित परिणामों को भी उत्पन्न किया। अब सकारात्मक परिणाम में अब जब बात करेंगे फ्रांस की क्रांति का सकारात्मक परिणाम में, तो यहाँ पर समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये तीन जो नारा था उसका स्पष्ट भारत के संविधान में भी समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को समाहित जो है आपके फ्रांस क्रांति की ही देन है। तो ये सकारात्मक आपके पहलू हो गए। कुछ नकारात्मक पहलू पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। 18वीं सदी में इंग्लैंड के बाद फ्रांस यूरोप का सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र था। यानी 18वीं सदी का बाद जो है फ्रांस जो है यूरोप का सर्वाधिक, इंग्लैंड के बाद जो है यूरोप का सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र था। फ्रांस के शासक लुई 14वां, जिसका शासनकाल 1643 से 1715 ईस्वी, ने अनेक युद्धों के माध्यम से फ्रांस की सीमाओं का विस्तार किया, सामंतों की शक्ति सीमित कर राज्य की शक्ति को अपने नियंत्रण में रखा।
यानी लुई 14वां जो है उसके शासन काल में ही अनेक युद्ध को उन्होंने जीतकर फ्रांस की सीमाओं का विस्तार किया, सामंतों की शक्ति को सीमित कर राज्य की सीमाओं को नियंत्रण में रखा। यद्यपि लुई 14वें के नियंत्रण युद्धों से लुई 14वें के लगातार जो है आपके युद्ध से क्या हुआ, फ्रांस के राजस्व जो है वो कमज़ोर हुआ। तथापि उनके उत्तराधिकारी लुई 15वां, जिसका शासनकाल 1715 ईस्वी से 1774 ईस्वी था, ने लगभग 60 वर्षों तक शासन किया, परंतु दुर्भाग्य से वह एक अयोग्य शासक था। अयोग्य शासक यानी जहाँ पर 14वां जो है लगातार कई युद्ध को जीतकर अपना साम्राज्य को विस्तार कर लेता है, वहीं पर उसके उत्तराधिकारी 15वें जो है वो 60 वर्षों तक जो है शासन करते हैं, लेकिन वो भोग विलास में लिप्त होकर राज के खजानों को लगभग खाली कर दिया। 1789 ईस्वी की महान क्रांति से पूर्व फ्रांस की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के लिए पुरातन व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया जाता था। ये पुरातन जो है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। 1789 की महान क्रांति से पूर्व फ्रांस की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति के लिए पुरातन व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया जाता था। राजनीतिक दृष्टि से इसका तात्पर्य निरंकुश शासकों के शासन से है, यानी निरंकुश जो है शासन के शासकों से है। तो आर्थिक दृष्टि से इसका अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था से जिसमें कृषि की प्रधानता हो, जिसमें कृषि की प्रधानता हो, परिवहन और संचार धीमा हो, परिवहन और संचार धीमा हो, तथा वित्तीय संस्था अनुभवहीन और अकुशल हो। पुरातन व्यवस्था के अंतर्गत समाज में अभिजात्य वर्ग को व्यापक विशेषाधिकार वंशानुगत रूप से प्राप्त रहे। यानी पुरातन व्यवस्था के अंतर्गत जो था समाज में अभिजात वर्ग, और अभिजात वर्ग के अंतर्गत कौन था? पादरी था। ठीक है, पादरी था। तो ये जो थे पादरी और द्वितीय स्टेट्स के लोग जो थे, कुलीन वर्ग जिसके अंतर्गत था, व्यापक जो है विशेषाधिकार प्राप्त था, वंशानुगत रूप से प्राप्त था, जबकि शेष वर्ग में ऊंचे करों एवं सामंती लगानों का भारी बोझ था। वस्तुतः 18वीं सदी में केवल फ्रांस ही नहीं अपितु संपूर्ण यूरोप पुरातन व्यवस्था से संचालित हो रहा था। यानी 18वीं शताब्दी में जो है आपको सिर्फ फ्रांस ही नहीं संपूर्ण यूरोप जो है पुरातन व्यवस्था से क्या हो रहा था? संचालित हो रहा था। कुल मिलाकर कहा जाए तो 18वीं सदी के अंत तक यह स्पष्ट हो चुका था कि यूरोप जर्जर अवस्था में पहुंच चुका था। हालांकि इस विषय में स्पष्टता नहीं थी कि यह जर्जर यूरोप टूटकर कहाँ गिरेगा, पर इसका गिरना तो निश्चित हो गया था। 1789 ईस्वी के मध्य में यह चरमरा कर फ्रांस में गिरा, क्योंकि वहाँ क्रांति के लिए उर्वर भूमि तैयार हो चुकी थी। अब देखेंगे फ्रांस के क्रांति के लिए कौन कौन से कारक जो हैं उत्तरदायी हैं। तो अब बात करते हैं सामान्यतः आप यहाँ पर जब बात करेंगे फ्रांस की क्रांति के बारे में तो यहाँ पाएंगे, ठीक है, सामान्यतः क्रांति की उत्पत्ति के कारण तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझना होगा। और फ्रांस की क्रांति की उत्पत्ति के कारण जो है वो तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में ही निहित होते हैं। फ्रांस की क्रांति भी इससे अलग नहीं है, यानी फ्रांस की जो क्रांति है इससे अलग नहीं है। वर्तमान विश्व में
स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व सामान्य शब्द है, लेकिन इसकी जननी जो है 1789 ईस्वी के महान फ्रांसीसी क्रांति की ही है। यह क्रांति किसी एक कारक से घटित नहीं हुई, अपितु विभिन्न कारकों का सामूहिक परिणाम थी। ये कारक जो है निम्नवत है। यानी फ्रांस की क्रांति के उत्पत्ति के जो प्रमुख कारकों में से एक है वो है राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल काउजेज। पॉलिटिकल काउजेज के अंतर्गत क्या है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। फ्रांस में राजत्व के देवीय सिद्धांत पर आधारित निरंकुश राजतंत्र था, जिसमें शासक के पास असीमित अधिकार थे। उनके द्वारा बोला गया वाक्य ही कानून था। यानी फ्रांस में जो है देवीय सिद्धांत, राजत्व के सिद्धांत जो है देवीय सिद्धांत पर आधारित निरंकुश राजतंत्र था और शासक के पास असीमित अधिकार थे। उनके द्वारा बोला गया वाक्य ही कानून था। लुई 14वें के शासनकाल में निरंकुशता सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई। वह स्पष्ट कहता था, मैं ही राज्य हूँ। कई दफा प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, किसका वाक्य है कि मैं ही राज्य हूँ, आई एम द स्टेट। ये वाक्य जो है लुई 14वां का है। उसने सैन्य शक्ति को आधार बनाकर फ्रांस की सीमाओं का विस्तार किया। ऊपर में आप लोग जैसा मैंने चर्चा भी किया था कि लुई 14वां का जो शासनकाल था वो लंबे समय तक शासन करते हैं और एक के बाद एक लगातार जो है अपने समय में वो युद्धों को जीतते हुए और फ्रांस की सीमा का विस्तार करते हैं। 1643 से 1715 ईस्वी तक इन्होंने अपना शासन किया। लुई 14वें का उत्तराधिकारी लुई 15वां अयोग्य एवं विलासी शासक था, जिसने ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी और सप्तवर्षीय युद्ध में भाग लेकर फ्रांस के राजकोष को भारी क्षति पहुंचाया था। ये सप्तवर्षीय जो युद्ध था आपका इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ये चालू हुआ था। भारी क्षति हुई क्योंकि इन युद्धों से फ्रांस का कोई लाभ नहीं हुआ, जिसके कारण फ्रांस की प्रतिष्ठा को धक्का लगा। उसने वर्साय के महलों पर बेतहाशा धन खर्च किया, जिसके कारण राजकोष रिक्त होता चला गया। यानी वर्साय के महलों को बनाने के लिए जो है लुई 15वां जो है वो बहुत अत्यधिक धन को खर्च कर देते हैं, जिससे उनका राजस्व जो है आपका खाली हो गया। इसके साथ साथ वो सप्तवर्षीय युद्ध और वो अयोग्य एवं भोग विलासी था। यानी छोटे छोटे कार्यक्रमों में वो अधिक से अधिक पैसा को खर्च कर देता था। क्रांति के समय लुई 16वां शासक था। जब फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उस समय फ्रांस का जो शासक था वो लुई 16वां था। वह भी लुई 15वें के समान अयोग्य शासक था। लुई 16वां में इच्छा शक्ति, निर्णय बुद्धि का निरंतर अभाव था। यानी वो दृढ़ इच्छा शक्ति उसमें नहीं थी, निर्णय लेने की उसमें क्षमता नहीं थी, अब बुद्धि का भी वो नितांत अभाव था। वर्साय के महलों में रहकर भोग विलास का जीवन बिताना चाहता था। उनके शासनकाल में राजमहल में भव्य आमोद प्रमोद, मेहमान नवाजी के खुले हाथों से खर्च किया जाता था, जिससे राजकोष खाली हो चुका था। लुई 16वें की पत्नी मेरी अंतोवानेत थी और मेरी अंतोवानेत भी बहुत फिजूल खर्च करने वाली महिला थी। उसे जनसाधारण की परेशानियों से कोई समझ नहीं था। यानी क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इससे कोई समझ नहीं था। वर्साय के महल के बाहर
जब लोग रोटी की मांग कर रहे थे, जब लोग रोटी की मांग कर रहे थे, तो उसने सुझाव दिया कि रोटी उपलब्ध नहीं है तो लोग को केक खाना चाहिए। कितनी विडंबना है कि ये मेरी अंतवानेत नहीं जानती है कि केक जो है वो गेहूं के जो गेहूं से आपके मैदा बनता है उसी से बनता है। अब बेचारा वहाँ पर फ्रांस में गेहूं की खेती यानी इतनी महंगाई हो गई थी, लोगों के पास पैसा नहीं था। तो जब इसको मांग करने के लिए वायसराय महल के बाहर जब गए थे कि मुझे रोटी चाहिए, तो अंतवानेत ने कही कि रोटी नहीं मिलता है तो लोगों को केक खाना चाहिए। 18वीं सदी के फ्रांस को यदि प्रशासन के स्तर पर आकलित करें तो यह स्पष्ट होता है कि शासन प्रणाली में सरकारी हस्तक्षेप और नियंत्रण व्याप्त था। प्रशासन में पद जो है वंशानुगत हो चुके थे, जहां ना तो कोई भर्ती होती थी, ना कोई प्रशिक्षण का कोई प्रबंध था। अतः शासन प्रणाली भ्रष्ट, निरंकुश, निष्क्रिय, शोषणकारी बन चुका था। आप जानते हैं जहां का प्रशासन जो है यदि वो वंशानुगत हो जाए, प्रशासन जो है वंशानुगत हो जाए, जहां ना तो भर्ती होती और ना ही प्रशिक्षण का कोई प्रबंध था, अतः प्रशासन जो है शासन प्रणाली भ्रष्ट, निरंकुश, निष्क्रिय एवं शोषणकारी बन चुका था, जिनका जनहित से कोई सरोकार नहीं था। प्रशासनिक अधिकारी केवल स्वहितों को अधिकतम करने की आकांक्षा से कार्य कर रहे थे। यानी प्रशासनिक अधिकारी जो थे वो अपना कैसे भरे, अपने में कैसे धनवान हो, इसकी चिंता करते थे। कानून व्यवस्था के स्तर पर एक रूपता का सर्वथा अभाव था, क्योंकि फ्रांस के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग कानून लागू थे। इसीलिए ऐसा कहा जाता था, जो बात किसी एक कस्बे में कानूनन सही था, वही बात 5 मील दूर के कस्बे में गैर कानूनी हो जाती थी। यानी पूरी फ्रांस में 18वीं सदी में प्रशासनिक भ्रष्टाचार इस कदर था, कहता है कि कोई जो बात किसी एक कस्बे में कानूनन सही था, वही बात 5 मील दूर के कस्बों में गैर कानूनी हो जाती थी। प्रांतीय स्तर पर तत्कालीन फ्रांस में 2 तरह के प्रांत थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रांतीय स्तर पर जो है तत्कालीन फ्रांस में 2 प्रकार के प्रांत थे। पहला जो है आपके पहला प्रांत जो है आप देखेंगे यहाँ पर, पहला गवर्नमेंट प्रांत था, दूसरा जेनरालिते प्रांत। गवर्नर प्रांत में सामंतों का शासन था, जबकि जेनरालिते प्रांतों में फ्रांस के राजा द्वारा प्रशासन नियुक्त किया जाता था, जिसे एतांदा कहा जाता था। दोनों तरह के प्रांतों में परस्पर प्रतिस्पर्धा से सदैव तनाव बना रहता था। सिविल तथा फौजदारी कानूनों में भिन्नता और विरोधाभास था। प्रांतों की इस भिन्नता से संपूर्ण फ्रांस में शासन अव्यवस्थित एवं अराजकतापूर्ण था। यानी आप देखेंगे कि प्रांतीय स्तर में जो है फ्रांस में 2 तरह के प्रांत थे। पहला पर हम लोग चर्चा की है। अब आगे देखते हैं। गौरतलब है कि यहाँ पर तत्कालीन फ्रांस में भाषण, लेखन, प्रकाशन के स्तर पर कठोर प्रतिबंध थे। यानी वहाँ पर जो है कठोर प्रतिबंध थे। अतः आलोचना के अभाव में शासक ही समझौता
आलोचना के आधार पर जो है, आलोचना के अभाव में शासक यही समझते रहे कि राज्य में शांति एवं समृद्धि है। फ्रांस में कैथोलिक राजधर्म था एवं प्रोटेस्टेंट अनुयायियों को कठोर आज्ञाएं दी जाती थी। फ्रांस में कैथोलिक राजधर्म था एवं प्रोटेस्टेंट अनुयायियों को कठोर आज्ञाएं दी जाती थी। अतः धार्मिक स्तर पर स्वतंत्रता के अभाव में तनाव एवं असंतोष व्याप्त था। कुल मिलाकर तत्कालीन फ्रांसीसी राज व्यवस्था के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि फ्रांस में कोई व्यवस्था ही नहीं था, तो अच्छी या बुरी व्यवस्था का प्रश्न ही समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में फ्रांस का घटित होना यानी क्रांति का घटित होना कोई अप्रत्याशित घटना नहीं थी। प्रिय पीजीटी एस्पिरेंट्स एंड लर्नर, अभी हम चर्चा कर रहे थे फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था पर। अब मैं फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था पर चर्चा करने जा रहे हैं। यानी सामाजिक व्यवस्था नहीं, सामाजिक कारक, सोशल कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो सामाजिक कारक जो है, फ्रांस की क्रांति का सामाजिक कारण आप देखेंगे, फ्रांस की क्रांति का सामाजिक कारण में तत्कालिक फ्रांसीसी समाज में व्याप्त असमानता क्रांति का दूसरा महत्वपूर्ण कारण थी। फ्रांस का समाज 3 श्रेणियों अथवा वर्गों, एस्टेट्स में विभाजित था। अब 3 श्रेणियों को, पहला जो एस्टेट थे पादरी वर्ग, प्रथम एस्टेट, दूसरा कुलीन वर्ग, द्वितीय एस्टेट, और तीसरा साधारण वर्ग, तृतीय एस्टेट। यहाँ पर आप देख रहे होंगे पादरी, कुलीन और साधारण वर्ग। प्रथम 2 श्रेणियों के लोगों को विशेष सुविधा एवं अधिकार प्राप्त थे, जबकि तृतीय वर्ग अधिकार विहीन था। तृतीय वर्ग क्या है? अधिकार विहीन था। क्रांति के समय फ्रांस की जनसंख्या 2,50,00,000 थी। ध्यान देंगे, 2.50 लाख यानी 2,50,00,000 थी। 2,50,00,000 थी, जिसमें विशेषाधिकार वर्ग की संख्या लगभग 2,50,000 यानी 2.50 करोड़ जनसंख्या, टोटल जनसंख्या फ्रांस की थी। लेकिन जो विशेषाधिकार वर्ग थे, प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के जो लोग थे, उसकी जनसंख्या मात्र 2,50,000 थी। अर्थात कुल मिलाकर यानी कुल जनसंख्या का लगभग 1% था। परंतु इस वर्ग के पास असीमित अधिकार एवं संसाधन थे। यानी फ्रांस की क्रांति का जो एक प्रमुख कारण में जो है सामाजिक कारक जो है, सोशल कॉजेज में ये जो वहाँ के असमानता जो है ये प्रमुख था। 18वीं शताब्दी का फ्रांसीसी समाज सामंतवादी प्रवृत्ति असमानता और विशेषाधिकार के मूल सिद्धांतों पर आधारित था। इस प्रकार से फ्रांसीसी समाज विशेषाधिकार युक्त था तथा विशेषाधिकार विहीन वर्ग में बटा हुआ था। एक आपके पिरामिड के से हम समझ सकते हैं कि फ्रांस की जो क्रांति है यहाँ पर किस प्रकार के, देखिए प्रथम स्टेट में आप देखेंगे कि इस प्रकार प्रथम स्टेट है, इसकी संख्या जो है वो कम है। और प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग, तो पादरी वर्ग में पहला जो था उच्च पादरी वर्ग और दूसरा निम्न पादरी वर्ग था। यानी प्रथम स्टेट में भी इसका भी डिवीजन था, उच्च पादरी और निम्न पादरी वर्ग। ठीक है, तो उच्च पादरी वर्ग और निम्न पादरी वर्ग का हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद जो है आप देखेंगे द्वितीय स्टेट में, तो द्वितीय स्टेट के अंतर्गत आप बात करेंगे
तो इसमें कौन कौन आते थे? कुलीन वर्ग, सामंत, राजदरबारी, बड़े प्रशासनिक अधिकारी आदि आते थे। और तृतीय स्टेट के अंतर्गत, आपके तृतीय स्टेट के अंतर्गत साधारण वर्ग आता था, जिसमें व्यापारी, साहूकार, उद्योगपति, चिकित्सक, साहित्यकार, किसान, मजदूर आदि आते थे। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। पादरी वर्ग यानी प्रथम स्टेट, हम अभी आपके चर्चा कर रहे हैं। पादरी वर्ग या प्रथम स्टेट पर चर्चा कर रहे हैं, जैसा आप यहाँ पर देख रहे होंगे। पादरी वर्ग या प्रथम स्टेट पर चर्चा करते हैं। 1789 ईस्वी के क्रांति से पूर्व फ्रांसीसी समाज में चर्च का विशेष महत्व था तथा उनके पदाधिकारी समाज के सर्वोच्च शिखर पर थे। आप देखे होंगे सबसे ऊपर जो है आपके यहाँ पर, सबसे ऊपर में कौन था? पादरी था। तो कुल जनसंख्या में इसकी भागीदारी 0.5% थी, जबकि 20% से अधिक भूमि पर चर्च का आधिपत्य था। पादरी वर्ग भी 2 वर्गों में विभाजित था, उच्च पादरी वर्ग और निम्न पादरी वर्ग। उच्च पादरी वर्ग के पास असीमित अधिकार एवं अपार संसाधन थे। इन्हें किसान से उनकी उपज का 10% भाग वसूल करने का अधिकार था, जिसे टाइथ या धर्मांश कहा जाता था। कल हम लोग बात किए थे टाइथ एक प्रकार का टैक्स था, है ना, कहा जाता था। इस वर्ग के विषय में रोचक तथ्य यह है कि ये स्वयं भोग विलासी जीवन जीते थे, जबकि नागरिकों को सदैव सादगीपूर्ण जीवन जीने का उपदेश देते थे। कौन? पादरी वर्ग अर्थात प्रथम स्टेट के। गौरतलब है कि उच्च पादरी वर्ग सभी प्रकार के करों से मुक्त था। उच्च पादरी वर्ग जो है जितने भी प्रकार के टैक्स थे उससे क्या थे? ये मुक्त थे, जिसके कारण जो है क्रांति काल में इनके प्रति जनता में गहरा असंतोष व्याप्त था। प्रथम स्टेट में दूसरा वर्ग जो है, प्रथम स्टेट में आप देखेंगे यहाँ पर, तो दूसरा वर्ग साधारण पादरी का था, जो निम्न स्तर के थे। वस्तुतः साधारण पादरी तृतीय स्टेट के समूह में नियुक्त किए जाते थे। यह वर्ग चर्च के दैनिक धार्मिक क्रियाकलापों का संपादन करना था। ठीक है, नीचे वाले। दरअसल यह वर्ग प्रथम स्टेट में शामिल अवश्य था, किंतु इसका जीवन यापन सामान्यतः जनता के समान ही था। उच्च पादरी वर्ग द्वारा इनके सदैव भेदभाव किया जाता था, परंतु इन्हीं सब कारणों में से साधारण पादरी वर्ग ने क्रांति के समय तृतीय स्टेट के प्रति सहानुभूति प्रकट की तथा कुछ समय पश्चात यह वर्ग क्रांति में स्वयं में भागीदार बना। आप देखेंगे आगे कुलीन वर्ग, द्वितीय स्टेट। कुलीन वर्ग जो है द्वितीय स्टेट के अंतर्गत आपको सामंत, राजदरबारी, बड़े प्रशासनिक अधिकारी आदि आते थे द्वितीय वर्ग के अंतर्गत। तो ये आपको याद रखना है कि द्वितीय वर्ग के अंतर्गत कौन कौन आते थे। तो पहला सामंत वर्ग, राजदरबारी, बड़े प्रशासनिक अधिकारी आदि द्वितीय वर्ग के अंतर्गत आते थे। इस समूह में सामंत, राजदरबारी, बड़े प्रशासनिक अधिकारी आदि आते थे। यह तत्कालीन फ्रांस का दूसरा विशेषाधिकार प्राप्त समूह था। पूछेगा पहला विशेषाधिकार प्राप्त समूह कौन थे? तो पादरी वर्ग था, जिसके विशेषाधिकारों का हस्तांतरण वंशानुगत रूप से होता रहता था। फ्रांस की 25% जो है भूमि पर इनका अधिकार था
और दिलचस्प बात यह है कि इनकी भूमि कर मुक्त थी, यानी आपके प्रथम स्टेट का भी टैक्स फ्री और इसके भी टैक्स फ्री, यानी कोई भी टैक्स नहीं लेगा। साथ ही इस वर्ग में किसानों से कर वसूलने का भी अधिकार प्राप्त था, जैसे टेले कहते हैं। टेले टेले एक प्रकार के भूमि कर था, है ना। और टीथे जो है एक प्रकार का धार्मिक कर थे। तो टाइथ या टीथे जिसे धर्मांश कर कहा जाते थे। और इसके अलावे गैबल भी कर था, जो नमक पर लिया जाता था। करों की वसूली आम नागरिकों से तो की जाती थी, किंतु कुलीन वर्ग इन करों से मुक्त था। यानी जो कुलीन वर्ग थे, यानी आपके सामंत, राज दरबारी, बड़े प्रशासनिक अधिकारी, ये सारे जो हैं इससे इस प्रकार के कर जो टेले और गैबल्स जो कर थे, दोनों से क्या था, मुक्त था। द्वितीय स्टेट भी प्रथम स्टेट के समान ही समरूप नहीं था। आप देखे होंगे कि प्रथम स्टेट में जो पादरी था वो उच्च पादरी वर्ग और निम्न पादरी वर्ग में विभक्त था। निम्न पादरी वर्ग तृतीय स्टेट के कामों को देखता था, ठीक है। उच्च पादरी वर्ग चर्च में जो है प्रमुख बनकर रहता था। तो द्वितीय स्टेट भी कहता है कि द्वितीय स्टेट भी प्रथम स्टेट के समान ही समरूप नहीं था, बल्कि इसमें भी आर्थिक एवं क्षेत्रगत स्तर पर विभाजन था। उदाहरण स्वरूप कुलीन के विभिन्न वर्ग थे। अब कुलीन के जो है विभिन्न वर्ग जो कौन कौन था, तो दरबारी कुलीन था, दरबारी कुलीन, पोषकधारी कुलीन था, देहाती कुलीन आदि थे। दरबारी कुलीन तुलनात्मक रूप से संपन्न थे, चूँकि आप जानते हैं कि दरबार में जब रहेंगे तो उसको तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, है ना। तो वो संपन्न होंगे तथा करों से प्राप्त आय में बड़ा हिस्सा रखते थे। दूसरी तरफ देहाती कुलीन गांव देहातों में रखते थे तथा उनके पास आर्थिक संसाधन जो है वो सीमित था। आर्थिक संसाधन क्या सीमित था। इस प्रकार कुलीन वर्ग में आपसी विरोध ने सामाजिक असंतोष की आग में घी डालने का ही कार्य किया। लुई 14वां के काल में कुलीन वर्ग में तृतीय स्टेट के लोगों को शामिल किया गया, जिससे अंतर विरोध और बढ़ता चला गया। अब हम आपके तृतीय स्टेट पर बात करते हैं। अब तृतीय स्टेट जो है आपके साधारण वर्ग का था, और इस स्टेट के अंतर्गत आपको क्या क्या आते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसके अंतर्गत व्यापारी, साहूकार, उद्योगपति, चिकित्सा, साहित्यकार, कलाकार, शिक्षक, किसान, मजदूर आदि जो है सारे तृतीय वर्ग में आते थे। यानी तृतीय वर्ग जो था, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, साधारण वर्ग यानी सामान्य लोग इसके अंतर्गत था। तो व्यापारी, साहूकार, उद्योगपति, चिकित्सक, कलाकार, शिक्षक, किसान, मजदूर आदि जो है तृतीय स्टेट के अंतर्गत आते थे। और यही तृतीय एक जो थे स्टेट के लोग थे, ये सभी प्रकार का जो है कर को दिया करते थे। जैसे धार्मिक कर, टाइथ यही दे जो चर्च लेता था 10%, यानी किसानों की उपज का 10%। और इधर जो है कुलीन वर्ग भी जो है इसे आपका गेबल्स और आपका टेले जो भूमि कर जो था, ये इसी वर्ग को चुकाना पड़ता था। तो उपयुक्त दोनों वर्गों के अतिरिक्त शेष सभी को साधारण वर्ग के अंतर्गत रखा गया था। अतः ये वर्ग विशेषाधिकार विहीन था, मतलब इसके पास कोई विशेषाधिकार नहीं था। इस वर्ग के लोगों में आर्थिक, सामाजिक एवं क्षेत्रीय स्तर पर आपसी विभेद अवश्य था। इसके अंतर्गत जो है हम चर्चा की, ये सब वर्ग जो है व्यक्ति शामिल थे। प्रथम दोनों वर्ग के समान ही तृतीय स्टेट भी दो वर्गों में यानी दो उपवर्गों में ये बटा था। ये भी इसका भी दो वर्ग। पहला जो था मध्यम वर्ग, जिसमें बुजुर्गा तथा किसान वर्ग में बटा हुआ था। मध्यम वर्ग में आपके इसके अंतर्गत व्यापारी, साहूकार, उद्योगपति, चिकित्सक और साहित्यकार आते हैं। जबकि है ना आपके किसान में
किसान और मजदूर आते थे। मध्यम वर्ग में लेखक, वकील, कलाकार, डॉक्टर, साहूकार, शिक्षक, व्यापारी आदि शामिल थे। हालांकि यह वर्ग ना तो किसी तंत्र विशेष के अंतर्गत आता था और ना ही किसी नियमित निकाय के अधीन संगठित था। हालांकि यह वर्ग आर्थिक रूप से सशक्त तो था, किंतु इसे समाज में प्रतिष्ठा एवं सम्मान प्राप्त नहीं था। यानी जिस प्रकार द्वितीय स्टेट के कुलीन वर्ग को, सामंतों को प्राप्त था, राज दरबारियों को प्राप्त था, बड़ी प्रशासनिक अधिकारियों को प्राप्त था, और प्रथम स्टेट के अंतर्गत उच्च पादरी और निम्न पादरी को प्राप्त था, ठीक है, उस प्रकार इसको किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था, किंतु लेकिन इसे इसका जो है थोड़ा आर्थिक रूप से ये क्या था, सशक्त था। ये राजनीतिक अधिकारों से वंचित थे। पादरी एवं कुलीन वर्ग इनसे निम्न स्तरीय व्यवहार करते थे। पादरी एवं कुलीन वर्ग जो था वो आपके मध्यम वर्ग को भी वो निम्न स्तरीय व्यवहार करते थे। कारण ये मध्यम वर्ग में गहरा असंतोष व्याप्त था। इसी प्रकार व्यापारी, उद्योगपति एवं तथा साहूकार वर्ग जो है तत्कालीन फ्रांसीसी शासन एवं अर्थव्यवस्था से निराशा था, क्योंकि विभिन्न करों के कारण न केवल व्यापार वाणिज्य के स्तर पर कठिनाई थी, बल्कि गिल्ड प्रणाली, मुद्रा की असमानता तथा नाप तौल की भिन्नता से व्यापार व्यवस्था भी विकृत हो चुकी थी। अब तृतीय वर्ग में ही किसान एवं मजदूर शामिल थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसान एवं मजदूर तृतीय वर्ग में ही शामिल थे। यूँ तो किसान कुल फ्रांसीसी जनसंख्या का 80% जो है आपका था से अधिक थे, लेकिन पुरातन व्यवस्था में वह दयनीय स्थिति में जीवन यापन कर रहे थे। राज परिवार, शासक, कुलीन वर्ग तथा पादरी के अधिकांश व्यय का भार कृषक वर्ग को ही सहना पड़ता था। विभिन्न करों के भुगतान के अलावा कृषक वर्ग को सामंतों को निःशुल्क श्रम जैसी सुविधाएं देनी पड़ती थी। और निःशुल्क श्रम जो है आने भारत में इसे बेगारी कहते थे। कर वसूली सख्त होती थी तथा अकाल एवं सूखा आदि आपदाओं के समय भी कर माफी की सुविधा न थी। अतः किसानों का जीवन तंगहाली था, जहां ना तो भरपेट भोजन सुलभ था और ना ही तन ढकने को पर्याप्त कपड़े थे। किसानों की आय का लगभग 85% भाग करों की अदायगी पर ही खर्च हो जाता था। तो एक बार फिर से हम बता रहे हैं कि जो धर्म से अधिकार जो चर्च लेता था 10%, वो टोटल उपज का, उसे टाइथ या धर्मांश कहते थे। जबकि कुलीन वर्ग जो लेते थे, द्वितीय स्टेट के लोग लेते थे, वो टेले भूमि कर था और गेबल्स नामक भी कर लेते थे, जो नमक कर था। इसके अलावे जो है सामंतों के यहाँ जो है मजदूर और किसान वर्ग को निःशुल्क जो है श्रम जैसी सेवाएं करनी पड़ती थी, ठीक है। लेकिन इसकी टोटल जनसंख्या में 80% का योगदान था और इसकी जो आय होती थी उसका 85% आय जो है वो कर में खर्च हो जाता था। इतिहासकार लियो गोरसाई जो है इतिहासकार थे, तत्कालीन इतिहासकार। उन्होंने लिखते हैं, किसान इतने दुखी हो चुके थे कि वे स्वयं ही एक क्रांतिकारी तत्व के रूप में परिणत हो गए। कुल मिलाकर कहा जाए तो तत्कालीन फ्रांसीसी समाज में एक प्रकार का तनाव व्याप्त था। समाज परस्पर दो विरोधी भागों में बटा हुआ था। एक भाग राजनीतिक दृष्टि से प्रभावशाली था तो दूसरा भाग प्राकृतिक अधिकारों से ही भिन्न था। अतः दोनों में संघर्ष अवश्य भावी था, जो 1789 ईस्वी में 1789 की क्रांति के रूप में प्रकट हुआ। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, अभी हम चर्चा कर रहे थे फ्रांस की क्रांति का सामाजिक कारक क्या था, यानी क्रांति का जो है सामाजिक कारण, सोशल कॉजेज क्या था, उस पर बात कर रहे थे। अब हम आगे इसके आर्थिक कॉजेज यानी इकोनॉमिक्स कॉजेज पर बात करते हैं। कई विद्वानों का मानना है कि
फ्रांस का मूल कारण सतत गतिरोध और पिछड़ेपन के कारण निरंतर जर्जर होती हुई अर्थव्यवस्था में छिपा था। फ्रांसीसी सरकार आर्थिक रूप से दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई थी। लुई 14वें के शासनकाल से युद्धों एवं निर्माण कार्यों की अधिकता से राजकोष खाली हो चुका था। लुई 15वां ने ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी एवं सप्तवर्षीय युद्ध में भाग लेकर फ्रांस की आर्थिक स्थिति को और खराब कर दिया। आप जानते हैं कि लुई 16वां अपने अमोद प्रमोद और शानो शौकत से सरकार को दिवालिया ही बना दिया था। ऐसी स्थिति में जब सरकार को कर्ज मिलना भी बंद हो गया तो अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो है विभिन्न वित्त विशेषज्ञों का जो है सलाह लिया गया। यानी लुई 16वां जो है को जब कर्ज मिलना जो है बंद हो गया तो उन्होंने जो वित्त का फाइनेंस का स्पेशलिस्ट था, विशेषज्ञ था, उससे जो है सहयोग लेना शुरू कर दिया। किंतु कुलीन वर्ग के जो आपके षड्यंत्र थे, कुलीन वर्ग जो है द्वितीय स्टेट के जो व्यक्ति थे, कुलीन वर्ग के षड्यंत्रों के कारण जो है कोई भी प्रयास क्रियान्वित नहीं हो पाया। अतः नए कर लगाने का निर्णय लिया गया, लेकिन जनता ने इसका विरोध कर स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाने की मांग की, जिसमें क्रांति का विस्फोट हुआ। अब स्टेट जनरल क्या है, ये इम्पोर्टेंट है कि फ्रांस में क्रांति का जो इमीडिएट काउज है, तत्कालिक कारण है, वो स्टेट जनरल का जो है स्टेट जनरल संस्था का अधिवेशन बुलाना। ठीक है। स्टेट जनरल फ्रांस की एक पुरानी प्रतिनिधि सभा थी, बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टेट जनरल जो है वो फ्रांस की एक पुरानी प्रतिनिधि सभा थी। वस्तुतः फ्रांस के आर्थिक संकट को व्यापारिक उतार चढ़ाव एवं मंदी ने और भी अधिक गंभीर बना दिया था। 1778 ईस्वी में फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदी के चक्र में उलझ चुकी थी। 1785 से 86 ईस्वी में चारे की कमी के कारण पशुधन की किल्लत होने लगी थी। अकाल एवं सूखे का कारण फसलों का उत्पादन घटने लगा था और कृषक समुदाय की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई थी। फलस्वरूप बदलाव के लिए क्रांति के विचारों का जन सामान्य में भी विस्तार हो गया था। तो इस प्रकार अभी हम चर्चा कर रहे थे फ्रांस की क्रांति के, ठीक है, आर्थिक कारण, इकोनॉमिक्स कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर। आगे हम चलते हैं, क्रांति में अन्य विचारकों की भूमिका क्या रहा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्रांति में विचारकों की भूमिका। थोड़ी ये लंबा वीडियो हो रहा है, आप धैर्य से सुनिए, स्किप मत कीजिए। आपका भविष्य जो है इस वीडियो को सुनने के बाद उज्जवल होगा। ठीक है, आपकी परीक्षा में प्रश्न नहीं छूटेंगे। ये वीडियो जो है का जो मटेरियल है आपके इग्नू से कलेक्ट किया हुआ है। प्रबोधन काल, प्रबोधन मतलब पुनर्जागरण। प्रबोधन काल में फ्रांस में अनेक लेखक, विचारक, दार्शनिक हुए, जिन्होंने फ्रांस की पुरातन व्यवस्था में परिवर्तन हेतु जन साधारण की जागरूक एवं प्रेरित किया। तत्कालीन फ्रांसीसी जनता में असंतोष, क्रोध एवं वेदना आदि को इन दार्शनिकों द्वारा अद्भुत रूप से प्रकट किया गया। परिणाम स्वरूप पुरातन व्यवस्था में बदलाव को लेकर जनमत तैयार होने लगा। हालांकि इतिहासकारों में दार्शनिकों की भूमिका को लेकर दो मत हैं। प्रथम मत जो है दार्शनिकों के प्रभाव से ही क्रांति का उद्भव हुआ था। द्वितीय क्रांति का मूल कारण तत्कालीन सरकार की कार्यप्रणाली एवं अयोग्य शासकों में निहित था। अतः क्रांति के उद्भव में दार्शनिकों की भूमिका नहीं थी। वस्तुतः किसी भी निर्णय तक जाने से पहले हमें विभिन्न दार्शनिकों के विचारों और क्रांति के उन विचारों के संबंध के विषय में जानना अधिक वांछनीय होगा। आप देखेंगे फ्रांसीसी राजतंत्र की आलोचना करने वाला पहला प्रमुख व्यक्ति वॉल्टेयर था। वॉल्टेयर का जो जीवन काल है 1689 से 1755 ईस्वी था। उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कानून की आत्मा
द स्पिरिट ऑफ लॉज में फ्रांसीसी शासकों के देवत्व अधिकार की कटु आलोचना की है। तो कई दफ़ा प्रश्न पूछे गए हैं कि मोंटेस्क्यू की पुस्तक कौन है, तो द स्पिरिट ऑफ लॉज यानी कानून की आत्मा। इसमें क्या है कि फ्रांसीसी शासकों के देवत्व के अधिकार की आलोचना है। ठीक इसी प्रकार प्रशासनिक संस्थाओं की कमियों को प्रकट किया गया। समाधान के क्रम में मोंटेस्क्यू ने संवैधानिक व्यवस्था और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन किया। उसने संवैधानिक शासन के अंतर्गत विधायिका लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव एवं न्यायपालिका जुडिशरी नामक तीनों अंगों में शक्ति के समुचित पृथक्करण, एक दूसरे से संतुलित होने की व्यवस्था की मांग की। तो स्पष्ट रूप से है, आप जानते हैं कि भारत में भी आपके विधायिका, कार्यपालिका एवं व्यवस्था की पिका में, ठीक है, शक्ति का समुचित पृथक्करण, एक दूसरे से संतुलित स्थापित करने के लिए किया गया है। यही मांग जो है मोंटेस्क्यू ने फ्रांस में किया था। ठीक है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के द्वारा मोंटेस्क्यू ने फ्रांस की निरंकुश राज व्यवस्था पर चोट की। अतः यह भी सत्य है कि मोंटेस्क्यू के लेखन में ना तो क्रांति की बात थी, ना ही राजतंत्र को समाप्त करने की। उसने केवल निरंकुश राजतंत्र के दोषों को उजागर किया और संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की बात की। फ्रांसीसी क्रांति के प्रेरक विचारकों में अगला जो है प्रभावी नाम वॉल्टेयर का है। वॉल्टेयर ने अपने लेखन के माध्यम से ब्रिटेन की उदार राजनीतिक, धार्मिक, वैचारिक स्वतंत्रता का सजीव चित्रण करके फ्रांस की पुरातन व्यवस्था पर चोट की है। आप देखेंगे वॉल्टेयर ने चर्च की भ्रष्ट एवं अन्यायपूर्ण व्यवस्था के दोषों को प्रकट करते हुए लिखा है, अब तो कोई ईसाई नहीं है। बहुत कड़वा सत्य यहाँ पर लिखा है कि अब तो कोई ईसाई बचा नहीं, क्योंकि एक ही ईसाई था और उसे भी सूली पर चढ़ा दिया गया। ठीक है, ये किसकी युक्ति है? तो ये आपको वॉल्टेयर की युक्ति है। उसने धर्म के सभी बाह्य आडंबरों का खंडन किया। फ्रांसीसी क्रांति पर रूसो का भी विचार गहरा था। तो आप देखेंगे मोंटेस्क्यू, वॉल्टेयर एंड रूसो तीनों का जो है फ्रांसीसी क्रांति पर प्रभाव पड़ा है। रूसो जो है फ्रांसीसी क्रांति पर रूसो का विचार का गहरा प्रभाव पड़ा है। रूसो ने स्पष्ट लिखा है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों से जकड़ा हुआ है। इन जंजीरों से मुक्ति का एकमात्र उपाय यह है कि हमें प्राकृतिक आदिम व्यवस्था की ओर लौटें। रूसो के विचारों का फ्रांसीसी समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। रूसो के विचारों का फ्रांसीसी समाज पर जो है गहरा प्रभाव पड़ा, जिसकी पुष्टि फ्रांसीसी क्रांति के नायक नेपोलियन के इस कथन से होती है, यदि रूसो ना होता तो फ्रांस में क्रांति नहीं होती। कितना बात जो है आपके नेपोलियन ने कहा कि यदि नेपोलियन यानी रूसो नहीं होता तो फ्रांस में क्या क्रांति नहीं होती। इसी क्रम में फ्रांसीसी विद्वान दिदरो, यानी ये भी इम्पोर्टेंट है, आपके फ्रांसीसी विद्वान जो है दिदरो ने 18वीं सदी के सभी श्रेष्ठ विचारकों की रचनाओं को संकलित कर जन सामान्य को सुलभ कराया था। ज्ञानकोश इंसाइक्लोपीडिया, ज्ञानकोश का प्रकाशन भी कराया, जिनमें चर्च की भ्रष्ट व्यवस्था, शासन की संवेदनहीनता, चर्च की भ्रष्ट व्यवस्था, शासन की संवेदनहीनता एवं प्रत्येक क्षेत्र की असमानता को प्रकट किया गया है। फिजियोक्रेट्स स्कूल से जुड़े तुर्गो, क्विंसे आदि अर्थशास्त्रियों ने भी आलोचनात्मक विश्लेषण पर फ्रांस की तत्कालीन अर्थव्यवस्था एवं उसके विविध पक्षों को जन सामान्य तक पहुंचाया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है आपके दिदरो का और कुछ अर्थशास्त्रियों का भी आपके फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका किस प्रकार हुआ। ठीक है, कुल मिलाकर कहा जाए तो तत्कालीन फ्रांस राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक स्तर पर असमानता एवं जटिल अंतर विरोधों से गुजर रहा था। ऐसे में क्रांति होना तो निश्चित था, क्योंकि
पुरातन व्यवस्था असफल होकर टूटने के कगार पर थी। दार्शनिकों ने तत्कालीन फ्रांस की पुरातन व्यवस्था के अंतर विरोधों को न केवल सरल भाषा में प्रस्तुत किया, बल्कि फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था होनी चाहिए यह भी बताया। ऐसे में भले ही क्रांति में दार्शनिकों को की प्रत्यक्ष भूमिका नहीं दिखाती हो, नहीं की जा सकता कि उन्होंने क्रांति के लिए जनमत का वातावरण बना दिया। आगे देखेंगे अन्य कारक। तो अन्य अदर कॉजेज में बहुत इंपॉर्टेंट अन्य कारक है, तो इस पर जो है हम लोग थोड़ा सा चर्चा तुरंत कर लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के उद्भव के लिए कुछ अन्य कारक भी उत्तरदायी हैं। 1776 ईस्वी में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने इंग्लैंड के विरुद्ध सैन्य सहायता उपलब्ध कराई थी। यानी ये सैन्य सहायता जो है लाफाइते के नेतृत्व में वो लड़ रहा था। ठीक है, फ्रांस जो है अमेरिका की तरफ से इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ रहा था। फ्रांस द्वारा इस युद्ध में भाग लेने से उसके राजकोष पर भारी बोझ पड़ा, जिससे आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में हजारों फ्रांसीसी सैनिक ने भाग लिया। अमेरिकी स्वतंत्रता के बाद जब स्वदेश लौटे तो उन्होंने फ्रांस के लोगों को भी क्रांति के लिए प्रेरित करना जो है शुरू कर दिया। 1779 से 82 ईस्वी के दौरान आयरलैंड के नागरिकों ने निरंकुश शासन विरोध अवलोकन किया, जिसके फलस्वरूप यहाँ उदार शासन की ओर कुछ सुधार हुआ। फ्रांस पर भी इसका प्रभाव पड़ा और इंग्लैंड के समान संवैधानिक राजतंत्र लागू करने की मांग की। तत्कालिक कारण जो है ये आपके अंतिम पॉइंट्स हैं फ्रांस की क्रांति का, आप ध्यान से सुनेंगे। इमीडिएट कॉज में क्या है, लुई, यहाँ पर लुई पढ़ेंगे। लुई 16वां के शासनकाल तक आते आते फ्रांस का आर्थिक हालात बद से बदतर हो चुके थे। अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार के क्रम में उसने केलोन, नेकर एवं तुर्गो जैसे अर्थशास्त्रियों की मदद ली। इसी क्रम में केलोन ने विशिष्ट अधिकार प्राप्त कुलीनों पर कर लगाने का प्रस्ताव रखा, जिससे कुलीनों के विरोध के बाद सम्राट ने वापस ले लिया। अतः विवश होकर सम्राट नए कर का प्रस्ताव पारित करने के लिए एक स्टेट जनरल की बैठक बुलाने पर राजी हुआ। ठीक है, दरअसल फ्रांस की इस प्राचीन प्रतिनिधि सभा को अंतिम बैठक जो है 175 वर्ष पहले आयोजित की गई थी। अतः इसके सदस्यों की संख्या, निर्वाचन पद्धति एवं सदन की कार्यप्रणाली पर स्पष्ट सूचना का अभाव था। हालांकि स्टेट्स जनरल की आगामी बैठक को लेकर तत्कालीन फ्रांसीसी समाज ने खुशी प्रकट की थी, क्योंकि इससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव की एक उम्मीद दिखी। किसानों को आशा थी कि वे सामंती, शोषक एवं करों के बोझ से मुक्त होंगे। मध्यम वर्ग को भी उम्मीद थी कि स्टेट जनरल में अपने अनुकूल नीतियों एवं कानून बनाने में सफल होंगे, जिससे उनकी सामाजिक एवं प्रतिष्ठा कुलीनों के समान हो जाएगी। स्वयं कुलीन वर्ग को भी आशा थी कि वे स्टेट के माध्यम से लुई 14वें के काल में छीने गए विशेषाधिकारों को प्राप्त कर अपनी स्थिति और सुदृढ़ करेंगे। वस्तुतः संपूर्ण फ्रांस का प्रत्येक वर्ग सकारात्मक बदलावों की उम्मीद लिए हुए था। इसी कारण प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं ने अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ मांगों की सूची भेजी, जिसे कहिया कहा गया। ठीक है, 5 मई इम्पोर्टेंट डेट, 5 मई 1789 ईस्वी को स्टेट जनरल का अधिवेशन बैठक प्रारंभ हुआ, जिनमें लगभग 1200 सदस्यों ने भाग लिया। चूँकि फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था, अतः स्टेट जनरल में तीनों वर्ग के 3 सदन थे। पादरी वर्ग से 308,
कुलीन वर्ग से 285 और जन सामान्य से 631 सदस्यों का निर्वाचन हुआ। परंपरागत रूप से स्टेट जनरल में कुल 3 वोट थे। वर्गों के सदन के अनुसार प्रत्येक वर्ग का एक वोट था। सामान्य, कुलीन, एक पादरी। सामान्यतः कुलीन एवं पादरी वर्ग की सभी विषयों पर एक राय होती थी। अतः सर्वसाधारण वर्ग का स्टेट जनरल व्यवस्था में कोई महत्व नहीं था, क्योंकि विशेषाधिकार वर्ग है ना, कुलीन एवं पादरी प्रत्येक विषय पर अपने हितों को प्राथमिकता देते थे। अन्य विशेषाधिकार वर्ग के अंतर्गत कौन थे? तो पादरी थे और कुलीन वर्ग था। कुलीन वर्ग में सामंत, राजदरबारी, बड़े प्रशासनिक अधिकारी आदि आते थे। ठीक है। और पादरी वर्ग में उच्च पादरी वर्ग और निम्न पादरी वर्ग आते थे। स्टेट जनरल के अधिवेशन में लुई 16वें के उद्घाटन भाषण के पश्चात तीनों वर्गों के अलग अलग सदन को पृथक पृथक रूप में कार्य करने का आदेश दिया गया, किंतु शीघ्र ही गंभीर विवाद उत्पन्न हो गया। प्रश्न यह था कि प्रत्येक सदन का एक वोट हो अथवा प्रत्येक निर्वाचित सदस्य को व्यक्तिगत वोट रूप से वोट देने का अधिकार हो। पादरी और कुलीन वर्ग के लोग परंपरागत व्यवस्था को ही बनाए रखना चाहते थे, जबकि साधारण वर्ग तीनों वर्गों के लिए एक सदन तथा एक सदस्य एक मत, एक सदन और एक मत, है ना, प्रत्येक सदस्य का एक मत की व्यवस्था का निरंतर समर्थन कर रहा था। सर्वसाधारण वर्ग के सदस्यों को संगठित करने में अबे साइस तथा जैसे नेताओं ने प्रभावशाली भूमिका निभाई। गतिरोध प्रारंभ होने के पूर्व सर्वसाधारण वर्ग ने पादरियों और कुलीनों के पास निमंत्रण भेजा, जिनमें उनसे एक सदन की मांग का समर्थन करने का सर्वसाधारण वर्ग से जुड़ने का आग्रह किया। परिणाम स्वरूप 13 जून के 3 पादरियों ने तथा 14 जून को 9 पादरियों ने सर्वसाधारण सदन में जुड़ने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ठीक है। सर्वसाधारण वर्ग ने उनका शानदार स्वागत किया। 17 जून, इम्पोर्टेंट डेट, 17 जून 1789 ईस्वी को तीसरे सदन ने एक अहम ऐतिहासिक कदम उठाते हुए स्वयं को राष्ट्रीय सभा, नेशनल असेंबली, यानी राष्ट्रीय महासभा, नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। कब? 17 जून 1789 ईस्वी को। ठीक है। तीसरे सदन में अहम बैठक होती है और उसी बैठक में राष्ट्रीय महासभा, नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। 19 जून को पादरी वर्ग ने गहन चिंतन के बाद तीसरे सदन में सम्मिलित होने का निर्णय लिया। इससे राष्ट्रीय महासभा की स्थिति मजबूत हो गई। दूसरी ओर कुलीन वर्ग की सभा बिना किसी निर्णय के भंग हो गई। 20 जून को कुलीन एवं प्रतिक्रियावादी तत्वों के प्रभाव में आकर लुई 16वें ने तीसरे सदन को बंद करवा दिया। फलतः सर्वसाधारण वर्ग के सदस्य पास के टेनिस कोर्ट भवन में अधिवेशन करने के लिए एकत्र हो गए। यह घटना बाद सभी सदस्यों ने शपथ ली कि यह नियमित बैठकें जारी रहेगी। ठीक है। एक संविधान सभा का गठन करके ही दम लेंगे। ऐतिहासिक रूप से इस घटना को टेनिस कोर्ट की शपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? टेनिस कोर्ट की शपथ कहा जाता है। अनेक इतिहासकार इसे फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ बिंदु मानते हैं। लुई 16वां तीसरे सदन के क्रांतिकारी विचारों से चिंतित हो उठा। 23 जून को संयुक्त बैठक बुलाकर तीसरे सदन के सभी कार्य जो है अवैध एवं असंवैधानिक घोषित कर देते हैं। सर्वसाधारण वर्ग ने इस आदेश का कड़ा विरोध किया। उनके नेता मिराबो, इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, मिराबो ने स्पष्ट कहा, जाओ और अपने स्वामी से कह दो कि हम जनता की इच्छा से यहाँ पर एकत्र हुए हैं तथा बंदूक की गोली के अलावा कोई और हमें यहाँ से हटा नहीं सकता है। सम्राट सैन्य कार्रवाई का साहस ना जुटा सका। अंत में हारकर 27 जून को तीनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की स्वीकृति दे दी। इस प्रकार यह सर्वसाधारण वर्ग के नेतृत्व में पहली शानदार सफलता हुई। लुई 16वें के झुक जाने से
सदन का उत्साह दुगुना हो गया। इसी क्रम में राष्ट्रीय महासभा ने 9 जुलाई 1789 को स्वयं को संविधान सभा घोषित करके देश का संविधान बनाना अपना प्रमुख लक्ष्य रखा। राष्ट्रीय महासभा के क्रांतिकारी बदलावों से कुलीन वर्ग ने लुई 16वें पर दबाव बनाया। इसी क्रम में सम्राट ने विदेशों के भाड़े से सैनिक बुलाकर पेरिस एवं वर्साय में नियुक्त किया। कहाँ पर? पेरिस और वर्साय के महल में नियुक्त किया। साथ ही सम्राट के वित्त मंत्री नेकर एवं उनके सहयोगों को बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि ये सुधारों के पक्षकार थे। भाई के और नेकर की बर्खास्तगी से पेरिस की उत्तेजना फैल गई और यह संदेश दिया गया कि सम्राट कोई कठोर कदम उठाने वाला है। दूसरी ओर फ्रांस में फसल उत्पादन कम होने से रोटी की मांग बढ़ गई। रोटी कारोबार में लगे व्यापारियों ने जमाखोरी को बढ़ावा देकर समस्या को और अधिक गंभीर बना दिया। पेरिस में रोटी की मांग बढ़ती जा रही थी। जनता सरकार के विरुद्ध कुछ भी करने को तैयार थी। इसी में जन असंतोष का परिणाम ब्रास्टिल दुर्ग के पतन के रूप में सामने आया। इसी समय किसी ने अफवाह फैला दी कि ब्रास्टिल के किले में काफ़ी मात्रा में गोला बारूद है और अस्त्र शस्त्र पड़े हैं। फिर क्या था? भीड़ ब्रास्टिल के किले की ओर मुड़ गई तथा भीड़ द्वारा 14 जुलाई 1789 ईस्वी को ब्रास्टिल के किले पर आक्रमण करके इसे ध्वस्त कर दिया। वस्तुतः जेल के रूप में उपयोग की जाने वाले इस दुर्ग को राजा की निरंकुश शक्ति तथा अत्याचार का प्रतीक माना जाता था। ब्रास्टिल दुर्ग के पतन की यह घटना फ्रांस के इतिहास में युगांतकारी मानी जाती है, क्योंकि ब्रास्टिल विजय से पुरातन व्यवस्था और निरंकुश शासन व्यवस्था का अंत तथा जनतंत्र का प्रारंभ हो गया। इसी कारण 14 जुलाई को फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ब्रास्टिल दुर्ग के पतन से ही फ्रांस की क्रांति का शीघ्र प्रसार हुआ। फ्रांस के शहरों में नवीन म्युनिसिपल सरकार और सुरक्षा दलों का गठन होने लगा। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों ने कानून अपने हाथों में लेते हुए सामंतों के कागजात जला दिए तथा हिंसात्मक गतिविधियों में भाग लिया। गोदामों से अनाज लूट लिए गए। कह सकते हैं कि कानून सामंती प्रथा समाप्त नहीं थी, किंतु व्यवहार में अवश्य खत्म हो चुकी थी। ठीक है। ब्रास्टिल दुर्ग के पतन के 3 दिन पश्चात लुई 16वें ने पेरिस में प्रवेश किया, सभी परिवर्तन को स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अभी चर्चा कर रहा था फ्रांस की क्रांति के कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे। एक बार फिर से आज हम लोग देखें कि फ्रांस की क्रांति का पृष्ठभूमि, फ्रांस की क्रांति के लिए उत्तरदायी कारक, और उत्तरदायी कारक में हम आप पर चर्चा किए थे राजनीतिक कारक, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, ठीक है, और क्रांति में विचारकों की क्या भूमिका थी, ठीक है, और तत्कालिक कारक पर अभी हम चर्चा किए थे। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, आप लोग धैर्य से सुनेंगे तो पूरी फ्रांस की क्रांति के जो कारक हैं, कॉजेज हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यदि आप इस सीरीज के बाद आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो ऑनलाइन टेस्ट जो है निर्माण IAS एकेडमी ऑनलाइन टेस्ट का भी संचालन कर रही है। आप जो है ऑनलाइन टेस्ट 85 466 525 पर फ़ोन करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप एक बार फिर से नंबर आपको लिख देते हैं 85 466 525। इस नंबर से आप जुड़ सकते हैं। आप ऑनलाइन टेस्ट नेट, NTA नेट, हिस्ट्री और PGT और ये आपके TGT एग्ज़ाम के लिए आपके उज्जवल भविष्य का मैं मंगल कामना करता हूँ। धन्यवाद।